गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैटर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। मैटर क्या होता है, 5 स्टेट पढ़ ली। 5 स्टेट के बाद में मिक्सचर पढ़े, ठीक है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब मिक्सचर में से जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको कैसे सेपरेट कर रहे हैं वो देख रहे हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? कोई बताएगा डिस्टिलेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है जो कल हम लोगों ने पढ़ा? पानी डिस्टिल किया था ना, बताओ। बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो फिर क्या होगा? मैं ये पूछ रही हूँ प्रिंसिपल। अगर कोई आपको बोले कि भाई आपको डिस्टिलेशन करना है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इवेपोरेशन करता है और कंडेंसेशन होता है, ठीक है। और कोई नहीं, यही आंसर है। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? ये भी 2 मिसिबल लिक्विड के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। कल भी हम लोगों ने डिस्टिलेशन 2 मिसिबल लिक्विड के लिए इस्तेमाल किया था। मिसिबल का मतलब क्या होता है? जो आपस में एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाते हैं, जैसे पानी के साथ में सॉल्ट, वेरी नाइस, और शुगर। तो ये मिसिबल है। लेकिन हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, HCl और वाटर, ठीक है। HNO3 वाटर भी ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें आपस में मिसिबल है। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मेजर डिफरेंस यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर मेजर डिफरेंस आता है इनका बॉइलिंग पॉइंट, जो कि 25 केल्विन से कम है। तो अगर आप ऐसे 2 केमिकल को अलग करना चाहते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम है, दोनों का डिफरेंस, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता लेते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जो एडिशनल चीज़ होती है वो होता है एक फ्रैक्शनल कॉलम। क्या होता है अभी डायग्राम में बता दूंगी। फ्रैक्शनल कॉलम जिसको डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में लगाया जाता है। कल हम लोगों ने एक पूरा का पूरा डिस्टिलेशन यूनिट देखी थी, बनाई है किसी ने? यहाँ पे हमारे पास में एक फ्लास्क है, ठीक है। यहाँ से पानी ऊपर जाता है, फिर उसके बाद में पानी नीचे आता है। यहाँ पर हमारे पास में एक कंडेंसर है। इस तरह की आपकी डिस्टिलेशन यूनिट होती है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक फ्रैक्शनल कॉलम को और इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किसको आइसोलेट किया जाता है? पेट्रोलियम, एयर, अल्कोहल। गुड आफ्टरनून माया। आज एक ही स्टूडेंट है, प्राची कहाँ चलेगी? क्लास में नहीं थी। किस चीज़ को अलग करते हैं? एयर, अल्कोहल और उसके साथ में पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंटली याद करना है पेट्रोलियम। अब आपका जो पेट्रोलियम होता है ये होता है क्रूड ऑयल। जनरली हम लोग मान के चलते हैं पेट्रोल और पेट्रोलियम एक ही चीज़ है, पर ऐसा नहीं होता। पेट्रोलियम वो है जो हमें ज़मीन से मिलता है और पेट्रोल वो है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकालते हैं। तो वो अलग फॉर्म है, जैसे डीजल निकालते हैं, कैरोसिन निकालेंगे, LPG निकालेंगे, तो ये सब इसके फ्रैक्शन हैं। ये देखो, अब यहाँ पर सिंपल हम लोग पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं। हमने सुना है ना, रिफाइनरीज है, तो वहाँ पे किया क्या जाता है? पेट्रोलियम को ज़मीन से निकाला जाता है और इस क्रूड ऑयल को आप गरम करते हो। गरम करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे? 400, मैक्सिमम 400 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस पूरे के पूरे पेट्रोलियम के अंदर जिस भी कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले बॉईल होगा। जो सबसे पहले बॉईल होगा वही सबसे पहले इवेपोरेट होगा और वो एंटर करेगा इस कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले बॉईल होके इवेपोरेट क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? LPG। सबसे पहले आपकी गैस निकलती है। क्यों? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस के कंपोनेंट क्या होते हैं? प्रोपेन और ब्यूटेन।
यही दोनों चीज़ें होती हैं। तो 20 डिग्री जैसे ही इसका टेम्परेचर पहुंचेगा, सबसे पहले प्रोपेन और ब्यूटेन यहाँ से वेपराइज होती है और इस कॉलम के अंदर चली गई। अब यहाँ पर जब हमारे पास में प्रोपेन और ब्यूटेन कंडेंस होती है तो इस फ्रैक्शन को अलग कर लिया जाता है। एक फ्रैक्शन आ गया, आइसोलेट क्या हो गया, LPG। थोड़ा और गर्म करेंगे तेल को, एकदम से तो 400 डिग्री जाएगा नहीं, धीरे धीरे जाएगा। नेक्स्ट 150 डिग्री पे क्या गर्म होके बाहर निकलेगा, पहले वेपराइज्ड होगा फिर कंडेंस होगा। तो 150 पे आप क्या निकाल लेते हो, उसी की तरह देखो, कैरोसिन निकलेगा, फिर निकलता है हमारा डीजल, फिर निकलता है फ्यूल ऑयल। और जो 400 पे गर्म करने पर भी ना तो वेपराइज्ड होते हैं और ना ही एंटर करते हैं, वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल, एस्फाल्ट और हमारा पैराफिन वैक्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, पेट्रोलियम को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर बांट दिया। और कैसे किया, फ्रैक्शंस के अंदर बांटा। इसलिए इस तरह के हम लोग डिस्टिलेशन को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रॉपर्टी नहीं, प्रिंसिपल क्या है डिस्टिलेशन का, लेकिन क्योंकि यहाँ हम अलग अलग फ्रैक्शन बना रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, एक है मीथेनॉल और एक है इथेनॉल, दोनों तरह के अल्कोहल। जब भी फर्मेंटेशन होता है तो ये दोनों अल्कोहल बनते हैं, इसके साथ में कोई और अल्कोहल भी बन सकता है। अब हमें क्या चाहिए, इथेनॉल अलग हो जाए और मीथेनॉल अलग हो जाए, और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत पास में है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह की यूनिट का। पहले गर्म करेंगे तो एक अल्कोहल निकलेगा, उसको अलग करेंगे, थोड़ा और गर्म करेंगे तो दूसरा अल्कोहल निकल जाएगा। क्लियर। एयर जो मिक्सचर है उसमें अगर आपको गैसेस को लिक्विफाई करना है तो भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही उसे लिक्विफाई करके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर तोड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम चाहें तो इसी एयर से ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं, है ना, नाइट्रोजन को निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। तो वो निकलेगा कैसे, इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा है, फ्रैक्शंस बनेंगे लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल्स बनेंगे। तो क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं, देखो, ये ऐसे दो कंपाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी सॉल्युबिलिटी सिमिलर सॉल्वेंट के अंदर अलग अलग है। जैसे पानी, तो पानी आपका क्या हो गया, सॉल्वेंट, उसके अंदर आपने डाला बेटा नमक और चीनी, दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग होगी, है ना। पहले कौन घुलेगा, शुगर घुलती है, नमक पहले घुलता है लेकिन सॉल्युबिलिटी शुगर की ज्यादा होती है। मतलब अगर आप 1 चम्मच नमक को डालोगे और 1 चम्मच शुगर को डालोगे तो शुगर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी नमक के कंपैरेटिवली। ठीक है, अब आपने 1 चम्मच दोनों को डाल दिया और नमक भी घुल रहा है और शुगर भी घुल रही है, लेकिन ज़्यादा सॉल्युबल कौन है आपका, शुगर। अब मैं आपको बोलूँ कि आपके पास में यहाँ पर मैंने एक पेट्री डिश ली, उसके अंदर ऐसा पानी डाल दिया जिसमें नमक और चीनी दोनों है, और अब इस पानी को आप इवेपोरेट करते हो, जैसे हम लोगों ने नमक बनाया था, इवेपोरेट कर रहे हैं। तो जो क्रिस्टल हमको मिलेंगे, नमक के भी मिलेंगे और चीनी के भी मिलेंगे, तो वो जो क्रिस्टल्स मिलेंगे उनके क्या मिलेंगे हमको, फ्रेगमेंट। इसलिए ये क्या है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है लेकिन अलग अलग फ्रेगमेंट में बन रहा है। लिखो, ओके प्राची। सेकेंड पेयर देखो, NaCl और KNO3। अब बताओ कौन घुलेगा, मैडम हम तो बता ही नहीं सकते, KNO3 पहले घुलेगा। तो जो पहले घुलेगा या ज्यादा घुलेगा वो बाद में आइसोलेट होगा।
और पहले कौन आइसोलेट हो जाएगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोगों ने मैग्मा का लिया। मैग्मा पता है क्या होता है? मैग्मा क्या होता है? मैग्मा लावा जो ज्वालामुखी से निकलता है। अब 1200 डिग्री से 600 तक हम लोग गए, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइन होंगी। ये देखो, पहले सिर्फ ये ग्रीन कलर का सब्सटेंस हुआ, टेम्परेचर और थोड़ा सा हम लोगों ने कम किया तो ये ब्राउन वाले भी आ गए, और कम किया तो वाइट वाले भी आ गए। तो ये क्या बताते हैं? अल्टीमेटली आपके पास में इस तरह के फ्रैक्शंस मिलेंगे, इसीलिए क्रिस्टलाइजेशन क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? अब इसलिए ठंडे लावा में लेयर्स मिलते हैं। एग्जैक्टली अगर लावा कहीं जम जाएगा ब्लैक लेयर्स तो आपको अलग अलग लेयर मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी उनकी सॉल्युबिलिटी अलग होंगी। तो सबसे पहले कौन जमेगा? जो सबसे कम सॉल्युबल होगा। और सबसे बाद में कौन जमेगा? जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। क्लियर हुई ये चीज़ें? लास्ट सेपरेशन का आपका मेथड और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पे सीधे सीधे शिफ्ट हो जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को सबसे पहले जो स्वेट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1906 के अंदर। अब क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या है? ऐसे सॉल्यूट जो कि सेम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होते हैं। सॉल्वेंट कौन सा? जो घोलता है, और सॉल्यूट कौन? जो घुल जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ सिंपली, ये हमारे पास में वाटर है और ये रेड इंक है, ब्लू इंक है, तो ये दोनों हो जाएंगी सॉल्यूट और ये हो जाएगा वाटर। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तकरीबन हर चीज को अपने में घोल लेता है। एग्जैक्टली कई चीजें हैं जो पानी के साथ में मिक्स नहीं होती है, तकरीबन हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? पानी के अंदर घुल तो रही है दोनों की दोनों चीजें। जैसे मैंने घोल दी, लाल कलर की स्याही भी डाली है और नीले कलर की स्याही भी डाली है, दोनों पानी के अंदर घुलेंगी। लेकिन जब मैं एक एब्जॉर्बेंट रखूंगी इनके अंदर, क्या है एब्जॉर्बेंट अभी डायग्राम से बताऊंगी, तो एब्जॉर्बेंट के ऊपर जो इनकी एब्जॉर्बेंस की रेट है वो डिफरेंट होगी। क्या होती है दोनों? डायग्राम से अभी अच्छा चल जाएगा। इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? प्लांट पिगमेंट और डाई को आइसोलेट करने में, इसीलिए मैंने इंक का एग्जाम्पल लिया है। अब प्लांट पिगमेंट अगर कोई पता है तो बताओगे? प्लांट पिगमेंट तो मैं वो एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हाँ जी, क्या ले लें? और हाय, हम सिर्फ क्लोरोफिल के बारे में ही जानते हैं ना। ओहो, ये वर्ड सुना है पहले कभी? कैरोटिनॉइड्स सुना है? नहीं। कैरोटिनॉइड्स कलर पिगमेंट है। प्लास्टिड पढ़ा है? आपने साथ में पढ़ा। अच्छा, चलो अच्छी बात है, ये बता दिया कि मैंने तो पढ़ाया था। फिर ठीक है, फिर गलती इधर की साइड से होती है कि हमें याद नहीं है। तो मैंने तो पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था बेटा क्लोरोफिल जो होता है वो कैसे कलर का पिगमेंट होता है? ग्रीन। और कैरोटिनॉइड्स जो है ये एक्चुअली में एक ग्रुप है, लिख लो चलो इसको यहाँ पे ना, एक ग्रुप है पिगमेंट का जिसके अंदर आते हैं रेड, येलो, ऑरेंज पिगमेंट। कलर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ग्रुप है पिगमेंट का, कैरोटिनॉइड्स कहते हैं हम लोग इनको। रेड, येलो, ऑरेंज। ऐसे फ्लावर को उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, फ्रूट को भी। वो भी कल्याण हो जाएगा। कैरोटिनॉइड्स को बेटा हिंदी में कैरोटिनॉइड्स कहते हैं। हिंदी में, और हिंदी में बोलूं? अच्छा, लाल पीला। चलो जी, लाल पीला केसरी करते हैं। नहीं, वो तो इसको पता है। अब इन कैरोटिनॉइड्स को दो कैटेगरी के अंदर बांटेंगे, कैरोटीन और ज़ैंथोसायनिन।
ज़ैंथोफाइल। पिगमेंट के नाम में ऐसे ही लिखे जाएंगे, कैरोटीन, अभी बता देती हूँ मतलब ना, कैरोटीन और ज़ैंथोफाइल। जाइलम पता है, ज़ैंथोफाइल अरे बता रही हूँ ना, आगे मत भागो, थोड़ी सी लगाम लगा के रखो। हाँ जी, तो एक हो गया हमारे पास में ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, और एक ग्रुप है जिसके अंदर लाल, पीला, सतरंगी, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी कलर के पिगमेंट आते हैं। अब इन कैरोटीनॉइड्स को दो कैटेगरी के अंदर बांटेंगे, कैरोटीन और ज़ैंथोफाइल। कैरोटीन के अंदर आते हैं लाल, ऑरेंज, और इसके अंदर आ जाएगा येलो। येलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं आम के अंदर कौन सा पिगमेंट होगा? येलो। अरे नाम बताओ भाई, अब तो नाम बता दो। ज़ैंथोफिल। ठीक है, घर जाके याद कर लेना, ज़ैंथोफाइल, ज़ैंथोफाइल या ज़ैंथोफिल जैसे भी आप इसको बोलना चाहते हो, ज़ैंथोफिल। इंग्लिश में फाइल लिख देते हैं, तुम फिल लिख देना, हिंदी में अपने एक ही शब्द चलता है, फिल। अच्छा, अब इसी में अगर मैं तुमको बोलूँ कि टमाटर है, टमाटर देखें, टमाटर का अंदर कौन सा पिगमेंट होता है? हाँ, कैरोटीन। हरे होते हैं, बाद में तो आते हैं, तो क्या तो क्लोरोफिल और कैरोटीन दोनों होते हैं। तो क्या होता है? नहीं, क्लोरोफिल नहीं बेटा, क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। आम थोड़ी ना हरा होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, हर हरी चीज़ जो है वो क्लोरोफिल की वजह से नहीं होती, यही मैं बता रही हूँ। जब आप बोलते हो ज़ैंथोफिल है तो ज़ैंथोफिल का कलर ग्रीन होता है जब आप बोल रहे हो ना कि कच्चा आम है, और फिर उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है और वो अल्टीमेटली हो जाता है येलो। अब ऐसे तो टमाटर भी हम लोग जब देखते हैं तो हरा होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब वो हरा होता है तब उसके अंदर इतना ज़्यादा ज़ैंथोफिल नहीं होता, लेकिन जब पीला होता है तो ज़्यादा ज़ैंथोफिल होता है। टमाटर की बात करें तो टमाटर के अंदर जो पिगमेंट होता है, लिख लो बेटा यहाँ पे, फिर कहोगे मैडम ने लिखवाया ही नहीं। लाइकोपीन एक तरह का कैरोटीन है। कैरोटीन की फर्दर कैटेगरी है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन। गाजर के अंदर क्या होता है? कैरोटीन, कैरोटीन, कैरोटीन। ठीक है, मूली के अंदर क्या होता है? मूली के अंदर कुछ नहीं होता। वाइट होता है। अच्छा, वाइट कलर का कोई पिगमेंट नहीं है, दैट इज कलरलेस, ये भी पढ़ाया था। अब कल बोलेगा कि आलू के अंदर कलर बता दो मैडम, सबके कलर पूछ लो, सबके कलर पूछ लो। सल के सब लिथियम, एयर जेल आता ना, नहीं एयर जेल आता ना एग्जाम में, सही एयर जेल, एयर जेल क्या एयर जेल, एयर जेल, हाँ सुनाई दे गया मेरे को। क्या करना है एयर जेल का? अरे सबसे हल्का वही होता है, और वो मैम वो हाईली क्या कहते हैं उसको, क्या पूछ रहा है वो पूछ रहे हैं मैं भी वही बता रही हूँ। ठीक है, मैम मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेटल और मैं मुझे समझ में आ गया कि तुम कंफ्यूज हो गए। लिथियम है, एग्जाम में आया था कल, करेक्ट कर दिया, बढ़िया, चलो अच्छा, थैंक यू, बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने ऐसा कहा मुझे कि मैंने पढ़ाया था और आपका एक सवाल सही करवा दिया। चलिए जी, समझ में आ गया? चलो जी, अब अगर आपको ये बोला जाता है कि हरी और पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए या ऐसे फल खाने चाहिए जो कि कलर्ड होते हैं, तो वो किस वजह से कहा जाता है? क्योंकि उनके अंदर ये पिगमेंट होते हैं। आपको बोलते हैं ना गाजर खाओ तो आंखों की रोशनी अच्छी हो जाएगी, सुना है क्या कहीं? पालक का सुना है, पालक भी सुना और गाजर भी सुने हैं ना। तो गाजर क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैरोटीन्स होते हैं, और कैरोटीन खाओगे तो आंखों को रेटिनॉन मिलेगा जो कि होता है विटामिन ए, और जब विटामिन ए आपको मिलेगा तो आंखों की रोशनी हमेशा अच्छी रहेगी। क्लियर है? तो अब हमें यही तो हम लोग क्या करें, क्लोरोफिल की ही दो स्पीशीज ले रहे हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। उनको हम लोगों ने घोला पानी के अंदर, और अब हमको अलग अलग करना है क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल बी से। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे पिगमेंट की बात कर रहे हैं, तो दिखाते हैं कि पिगमेंट अलग कैसे किए जाते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ये है क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर ये जो डॉट आपने लगाया है ये किसी प्लांट का कोई रस वगैरह आपने लगा के यहाँ लगा दिया। अब इसके अंदर दोनों हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, दोनों पानी के अंदर घुलनशील है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट, वाटर। क्लियर? जब आप इस डॉट को यहाँ रखते हो
पानी ऊपर चढ़ेगा, ये है फिल्टर पेपर, इंक का किया था, बिल्कुल वही डाइज इंक अलग करते हैं। तो अब यहाँ पे पानी ऊपर चढ़ेगा, फिल्टर पेपर है, ऊपर जाएगा ना पानी, तो पानी जब ऊपर जाता है तो ये पिगमेंट इस तरह से अलग हो जाएंगे। कैसे अलग हो जाएंगे? यहाँ पर A आ जाएगा और यहाँ पर B आ जाएगा, क्योंकि घुलनशील तो एक ही तरह के सॉल्वेंट में है, लेकिन जब वो इस फिल्टर पेपर यानी कि एब्जॉर्बेंट के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे तो उनकी रेट अलग अलग होती है। तो इसी तरह से जो डाइज होती हैं, जो इंक होती हैं, उनको एक दूसरे से अलग किया जाता है। लाल कलर की इंक ब्लू कलर की मैं मिक्स करके आपको एक दे दूं और आपको बोलूं अलग अलग करो, तो कैसे अलग किया जाता है? इस तरह से। क्लियर है? चलो, यहाँ पर आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो खत्म होता है। अगर फर्स्ट चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछो, नहीं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। नहीं है मतलब? चलो जी, अभी तक हम लोग जब मैटर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक शब्द को बार बार इस्तेमाल किया, वो है पार्टिकल्स, है ना। पार्टिकल्स के बीच में बहुत आकर्षण है, पार्टिकल के बीच में आकर्षण बिल्कुल नहीं है, दूर भाग रहे हैं, पास है, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि वो पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। सबसे पहले हमको जानना जरूरी है एलिमेंट। वैसे तो एलिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स हिंदी में बोलते हैं तत्व। अभी ठीक है? ओके। अब ये जो टर्म है ये हमें दी थी रॉबर्ट बॉयल ने, रॉबर्ट बॉयल ने दी थी एलिमेंट, और एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने हमको डेफिनेशन दी, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। उन्होंने हमें डेफिनेशन दी, क्या बोलते हैं? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसे हम सिंपलर फॉर्म के अंदर किसी भी मेथड से तोड़ नहीं सकते। कल भी मैंने यही पढ़ाया था एलिमेंट में। सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है मैटर की, उसमें हम लेते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, जिसमें एलिमेंट को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते किसी भी फिजिकल और केमिकल मेथड से, भौतिक और रासायनिक अलग नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। शॉर्ट में नोट्स लिखने की आदत डालो। बढ़े आगे। डेफिनेशन ये बेटा कि डेफिनेशन में हमको क्या बोलते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म जो है वो एलिमेंट है जिसको हम तोड़ नहीं सकते, खत्म, ना तो फिजिकल ना केमिकल मेथड से। प्योरेस्ट फॉर्म तो प्योरेस्ट सब्सटेंस हो जाता है, लेकिन उसमें कंपाउंड भी आते हैं। एलिमेंट को कैसे लगाएंगे? कंपाउंड मतलब यौगिक है, वो आगे पढ़ेंगे। एलिमेंट को आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हो। बेसिक फॉर्म क्या हो गई? एलिमेंट। अब अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूं यहाँ पर, जिसे हम लोग बोलते हैं कि शुद्ध पदार्थ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें एक टाइप के ही एटम हो, लेकिन ये ओल्ड डेफिनेशन है, एक ही टाइप के एटम्स, एटम्स, परमाणु। की बात है, आपको भारत में रह के हिंदी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं कल सीख लूंगी। एक ही टाइप के परमाणु, चलो परमाणु लिख देते हैं। एटम बम, परमाणु बम, परमाणु बम, बस बम याद है मुझे। हाँ जी, चलो। तो एटम यानी एक ही टाइप के पार्टिकल्स, जिनको हम लोग अभी तक पार्टिकल्स बोल रहे थे, एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बना है, लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन है। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें जितने भी एटम्स होते हैं उन सभी का एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी उनके अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम रहेगा। और ये नई परिभाषा क्यों मिली? बिकॉज ऑफ आइसोटोप्स, बिकॉज ऑफ आइसोटोप। जैसे ही आइसोटोप नॉलेज के अंदर आए, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक, ये जो प्योर सब्सटेंस की हमारी परिभाषा है बिल्कुल बदल गई।
प्रोटॉन्स ही होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ऐसे एटम है जिनके अंदर प्रोटॉन की संख्या बराबर है, जब हम लोग आइसोटॉप्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। जिसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर है, न्यूट्रॉन अलग हो सकते हैं, मास अलग होता है। अगर ऐसा हो सकता है तो हम उनको क्या बोलते हैं कि ये हमारा प्योर सब्सटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्बन को लेके चलते हो तो नेचर के अंदर कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है। अगर हम कार्बन के बने हुए हैं ना, हम कार्बनिक है, यस मैम, ऑर्गेनिक है, यस मैम। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 12 भी होगा, 13 भी होगा, 14 भी होगा। अब इन तीनों के अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग होगी, पर प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी। इसीलिए हम इनको बोलते हैं ये समस्थानिक है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वो है ना। जल्दी समझ। चलिए जी, अब हमारे पास में पूरी आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल भर गई है। 118 एलिमेंट हमारे पास में है, ठीक है, जिसमें तीनों स्टेट आती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेटल और नॉन मेटल के अंदर हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें से मोस्टली सॉलिड है, बातें नहीं। सोडियम, आपका सोना, चांदी, लोहा, सब सॉलिड है। 11 एलिमेंट ऐसे हैं, गैस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हमारी इनर्ट गैसेस भी आती हैं। तो इसमें ये सब आ जाती हैं गैसियस। और 2 सिर्फ ऐसे हैं जो कि लिक्विड के अंदर है, मर्करी एंड ब्रोमीन। बिल्कुल, मर्करी और ब्रोमीन, जिसमें से मर्करी मेटल है और ब्रोमीन नॉन मेटल है। मर्करी ब्राउन नहीं होती है, नहीं, ब्रोमीन ब्राउन होता है ना, ब्राउन लिक्विड बहुत गंदी स्पार्क करती है। अब इनको हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के अंदर बांटते हैं। मेटल और नॉन मेटल हम लोगों ने पढ़े भी हैं, ठीक है। मेटलॉइड्स को अलग से डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो हम उनको बोलते हैं ये हमारे मेटलॉइड्स है। क्या एलिमेंट क्लियर हुए? यस मैम, इजी है? यस मैम। चलो जी, अब एटम की बात करते हैं। सो एटम जो है वो हर एक एलिमेंट और मैटर का ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे हम लोगों ने सेल पढ़ा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सेल की तरह काम करता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट जो है किसी भी एलिमेंट की, वो क्या होगी? हमारा एटम। तो सारा का सारा एलिमेंट जो है, तत्व जो है, वो एटम से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जितने भी एटम है, ये बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंटली सुनना और समझने की कोशिश करना। हम ये कह रहे हैं कि एटम जो है ज़्यादातर एलिमेंट के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब सिंगल एटम नहीं है। तो ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं मॉलिक्यूल या आयंस। कल मैंने आयन बनाया था, याद है क्या किसी को कुछ? एक और लिख लेते हैं, कैसे बनता है बॉन्डिंग में देखेंगे। तो ये दोनों आयन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ज़्यादातर हमारे जो एटम होते हैं एलिमेंट के, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। तो या तो वो आयन बनाएंगे या बनाएंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। बट कुछ ऐसे हैं जो कि सिंगल एटम की फॉर्म में भी मिलते हैं हमको। तो ये जो मॉलिक्यूल्स और आयंस है, ये सब जब जमा होते हैं तो बनता है हमारा मैटर या फिर पदार्थ। क्लियर? मॉलिक्यूल्स क्या है? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स अगर केमिकली एक दूसरे के साथ में जुड़ते हो, बातें नहीं, केमिकली एक दूसरे के साथ में जुड़ते हो तो हम बोलते हैं कि वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, तो अगर आपके पास में क्वेश्चन ये आता है
कि किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल या स्मॉलेस्ट आप पार्टिकल बताएं जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, तो वो एटम नहीं होगा, वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। ये फर्क है, क्योंकि एटम या तो आयन बनाएंगे या मॉलिक्यूल। तो सबसे छोटी यूनिट जिसका अपना खुद का एक अस्तित्व होता है वो कौन होता है? मॉलिक्यूल। और ये सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या शो करते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो जिससे ये मिलकर बना हुआ है, यानी कि एटम से मिलकर बना हुआ है, तो उस एटम की सारी केमिकल प्रॉपर्टी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। क्लियर? ये देखो, सबसे पहला एलिमेंटल मॉलिक्यूल। एलिमेंटल मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं। दोनों एटम या तीनों एटम, चारों एक ही एलिमेंट के होंगे। इसमें मोनो एटमिक, जब मैंने आपको बोला ज्यादातर एलिमेंट के एटम इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो उनके ये एक्सेप्शन है। अगर हम हीलियम को देखते हैं तो हम हीलियम के आगे 2 नहीं लगाते, लेकिन हाइड्रोजन के आगे क्या लगाएंगे? 2। तो ये देखो, ये फर्क है। तो इसका इंडिपेंडेंट अस्तित्व है। कॉपर का है, क्रिप्टॉन का है, सिल्वर का है और कार्बन का है। सो ये क्या हो गए? एक्सेप्शंस। क्लियर? मोनोएटमिक। डायएटमिक मतलब जुड़ गए। ओजोन बनेगा तो 3। फॉस्फोरस, सल्फर में हम लोग जाते हैं तो पॉलीएटमिक होता है। 8 जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनता है। तो जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल के लिए किसी ने फिक्स करके दे दिया आपको कि भैया इतने ही एटम आपको जोड़ने हैं, नहीं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंटल मॉलिक्यूल। क्लियर? अब कंपाउंड की बात करते हैं। कल हम लोगों ने क्लास के अंदर पढ़ा भी यौगिक। इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ प्रपोर्शन में जुड़ते हैं। और वो प्रपोर्शन किसका होता है? मास का। कल लिखवाया भी था मैंने। ये देखो, वाटर क्या क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। रेशियो क्या रहेगा? क्या नहीं लिखवाया था कल मैंने? तो फिर ये तो याद होना चाहिए। अमोनिया क्या जुड़ता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। NH3 14 raised to 3। and 14 और H3। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 12 3 और 8। निकालो जरा, कैसे निकला? 16। देखो, ऑक्सीजन का 16 हो गया और कार्बन का हो गया 16 से डिवाइड करेंगे ना 6 कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 16। ये निकालो जरा, कैसे निकला? 12-32 होगा। तो 4 से क्या? आपने तो थोड़ी देर पहले 12 बोला था। कहाँ बोला मैंने? जबरदस्ती। कार्बन का, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अच्छा वो तो, अरे कार्बन का ऑक्सीजन 2 है ना, फिर 32। सॉरी मैम, सॉरी। पीरियोडिक टेबल पहले याद करवानी पड़ेगी, अरे ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो एक काम करो, इसको अभी लिख लो। तीनों एग्जाम्पल को लिखो तुम लोग। 2 तो मैंने कल लिखवाए थे, अभी एक तीसरा लिखो। अब मैंने कल आपको बताया था बेटा, जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो ये जो रेशियो है ये चेंज नहीं होता। दिस इज फिक्स्ड। पानी की फॉर्म आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड भी हो जाती है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, उसके अंदर भी वही रहेगा 3:8। मुझे कहना क्यों पड़ रहा है कि लिखना है? लिखना है ना, बस ये टेबल लिखो। और ऑनलाइन वाले बच्चे माया और प्राची लिख रहे हैं या नहीं? या हम लोग जल्दी जल्दी बस पढ़ते ही चले जा रहे हैं और सोच रहे हैं बाद में लेंगे? स्क्रीनशॉट्स तो नहीं ले रहे हैं। लिख रहे हो ना? तो चल भी नहीं रहा है। डन? मैम अगर मास के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, मैं मास के रिस्पेक्ट में रह के नंबर के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, आप ये बताओ मेरे को।
मास के रेस्पेक्ट में, पर नंबर को भी तो कंसिडर करेंगे ना। मैम तो ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का होता है 16 होता है ना? 2 है ना, CO2। अच्छा, अरे तभी ओहो भाई, गणित थोड़ी सी ज्यादा अच्छी कर दो, जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाएं पहले इन्हें। भूल गया था, CO2 होता है। मैं कल नहीं थे ना क्लास के अंदर, और मैं नहीं, है ना, कल हम लोग H2O का निकाला था ना, इसीलिए नहीं थे। हाँ वो मुझे मालूम पड़ गया, क्योंकि वो हमारी बेसिक सी मैथ्स जो है वो यही, H के दो हम लोग इंटीग्रेशन पे पहुंच गए, चांद पर पता चल रहा है जमीन का कुछ नहीं मालूम हम लोगों को। तो वही हाल तुम लोगों का भी हो रहा है, जोड़ बाकी गुणा भाग पता ही नहीं चल रहा है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ कैसे लिख दिया, वो C और O ही ले रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया था मैम, 2 लेना था मेरे को। बेटा एक H जुड़ेगा, हाँ, 2 ऑक्सीजन ना, मास कितने ऑक्सीजन का लेंगे? मास लेंगे 1 ऑक्सीजन का, नहीं 2 ऑक्सीजन का लेंगे, सॉरी 2 का लेंगे। चलो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।